हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुक्राणु की संरचना के बारे में, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में। ठीक है, तो शुक्राणु की संरचना कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, ये जो आपको दिख रही है इस तरीके की शुक्राणु की संरचना होती है। तो मुझे आप एक बात बताओ कि शुक्राणु अगुणित है या फिर द्विगुणित है। देखिए, शुक्राणु का निर्माण जैसे मैंने पहले बताया था एक द्विगुणित कोशिका से होता है जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, और स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, है ना, उससे स्पर्मेटेड बनता है। तो स्पर्मेटेड से क्या बनता है, स्पर्म बनता है। तो युग्मक जनन होता है अर्धसूत्री विभाजन से, यानी कि मियोसिस के द्वारा। तो जब युग्मक बनते हैं तो युग्मक हमेशा अगुणित ही होते हैं, चाहे वो शुक्राणु हो या फिर अंडाणु हो। ठीक है, तो शुक्राणु एक अगुणित संरचना है, एक कोश की संरचना है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये एक कोशिका की रचना है जिसमें 4 पार्ट होते हैं। शुक्राणु की संरचना में 4 भाग होते हैं। जो सबसे ऊपरी भाग है इसको कहते हैं अपन हेड भाग, यानी कि सिर भाग। ठीक है, और यहाँ पर आपको मैंने लिखा नहीं है, ये जो दोनों सेंट्रियोली पाई जाती हैं, ठीक है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोली और डिजिटल सेंट्रियोली, इस भाग को कहते हैं अपन नेक। ठीक है, गर्दन वाला भाग। ठीक है, और ये होता है आपका बीच वाला भाग जिसको कहते हैं अपन मिडिल पीस। ठीक है, और लास्ट का जो भाग है उसको आप एंड पीस या फिर टेल भी कह सकते हो। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखिए शुक्राणु की संरचना में जो सबसे ऊपरी भाग है हेड, उसमें एक टोपी नुमा रचना पाई जाती है जो कि रूपांतरित गोल्जी बॉडी की रचना है जिसको अपन एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। और इस एक्रोसोम का काम होता है कि जब शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचते हैं तो ये एक्रोसोम अंडाणु की भित्तियों को भेद देता है या फिर घोल देता है। ठीक है, जो अंडाणु पर परतें पाई जाती हैं उनको ये घोल देता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो अंडाणु की परतों को खत्म करते हैं, नष्ट करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन से एंजाइम है इसमें। अभी आपको नाम ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्रोसोम हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो आपको षटकोणीय रचना दिख रही है ना, ये हेड वाला रीजन है जिसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है, एक केंद्रक होता है और ये केंद्रक असममित होता है। ठीक है, इसकी संरचना असममित होती है। नेक वाले रीजन में ये दोनों सेंट्रियोली पाए जाते हैं। सेंट्रियोली का मतलब होता है तारककाय, है ना। तो एक होती है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोली और दूसरी होती है डिजिटल सेंट्रियोली। ठीक है, शुक्राणु के मध्य भाग में इस मिडिल पीस में नेबिन कर्ण यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो कि शुक्राणु के लिए ऊर्जा स्रोत का काम करता है, क्योंकि शुक्राणु चलायमान होते हैं और इनके चलने के लिए फिर ऊर्जा तो चाहिए। ठीक है, तो ये सर्पिल आकार में आपका नेबन कर्ण यहाँ पर पाया जाता है ऊर्जा स्रोत के रूप में। ठीक है, और लास्ट में होती है टेल, और टेल भी आपकी गति में ही सहायता प्रदान करती है। ठीक है, टेल के द्वारा ये मूव करते हैं, है ना। तो ये आपके चारों भाग हो गए और अब हमें इन चारों को अलग अलग करके पढ़ना है। ठीक है, 4 भाग हैं आपके, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। तो सबसे पहला पार्ट है आपका हेड, और इसमें 2 भाग होते हैं, एक तो आपका न्यूक्लियस है और एक आपका एक्रोसोम है। ठीक है, न्यूक्लियस मैंने बताया था कि असममित न्यूक्लियस होता है। शुक्राणु के केंद्रक में डीएनए या क्रोमेटिन प्रोटीन उपस्थित होती है। ठीक है, ये अत्यधिक हल्का होता है। एस्टोन प्रोटीन जो है इसमें अनुपस्थित होते हैं। तो ये कुछ लाइन्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, इसके अलावा एक्रोसोम जो है इसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है ना। और ये जो एंजाइम हैं इनको अपन लाइटिक एंजाइम कहते हैं। लाइटिक का मतलब होता है घोलने वाले। ठीक है, देखिए 3 एंजाइम कौन कौन से हैं। एक होता है हाइल्यूरोनिडेज, हाइल्यूरोनिडेज। ठीक है, ये कोरोना रेडिएटा की सेल्स के मध्य स्थित हाइल्यूरोनिक एसिड को हटाता है। किसको हटाता है? हाइल्यूरोनिक एसिड को हटा देता है। और ये कोरोना रेडिएटा कहाँ पर पाई जाती है? अंडाणु की परत है ये। ठीक है, अंडाणु पर पाई जाती है। तो ये हाइल्यूरोनिक एसिड को हटा देता है। दूसरा जो एंजाइम है इसका नाम है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम कोरोना, अब देखिए हाइल्यूरोनिक एसिड हट चुका है तो अब ये जो एंजाइम है ये कोरोना रेडिएटा को भेद देता है। ठीक है, तीसरा जो एंजाइम है इसको कहते हैं अपन प्रोएक्रोसिन। ये अक्रिय होता है परंतु अंडाणु के संपर्क में आने पर सक्रिय होकर एक्रोसिन में परिवर्तित हो जाता है और जोना पेलुसिडा को घोलता है ना। तो अंडाणु पर 2 परतें पाई जाती हैं, एक होती है कोरोना रेडिएटा और दूसरी होती है जोना पेलुसिडा, है ना। तो इन दोनों परतों को भेद करके ही अंडाणु जो है, शुक्राणु जो है वो अंडाणु के संपर्क में आ सकता है। ठीक है, तो जो एक्रोसोम पर ये एंजाइम पाए जाते हैं इनका काम यही होता है कि इन परतों को घोल दें या फिर भेद दें। ठीक है,
दूसरा पार्ट है आपका नेक, ठीक है। नेक भाग में दो सेंट्रियोली पाई जाती हैं, एक होती है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोली और दूसरी होती है डिजिटल सेंट्रियोली, और ये दोनों समकोण पर स्थित होती हैं। समकोण का मतलब होता है कि अगर एक ऐसे स्थित है तो दूसरी इस तरीके से स्थित होगी, है ना, 90 डिग्री का कोण बनेगा दोनों के बीच में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। एक सेंट्रियोली अगर ऐसे है ना तो दूसरी सेंट्रियोली यहाँ पर इस तरीके से स्थित होगी, है ना, एक ऐसे है यहाँ पर तो दूसरी यहाँ पर इस तरीके से, मतलब समकोण पर पाई जाती हैं, ठीक है। अब इन दोनों का काम क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोली जो होती है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोली जो होती है ये जाइगोट में प्रथम विदलन प्रेरित करती है। तो जब अंडाणु और शुक्राणु मिल जाएंगे आपस में तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट में फिर आगे विदलन होते हैं, ठीक है। विदलन का मतलब विभाजन ही होता है, लेकिन ये समसूत्रीय अर्धसूत्रीय विभाजनों से थोड़ा सा अलग होता है। विदलन में क्या होता है कि कोशिकाओं का आकार नहीं बढ़ता है, ठीक है। जो पहले था उसी में क्या होता है बार बार डिवीजन होता रहता है और कोशिकाओं की संख्या बढ़ती रहती है, लेकिन आकार नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोली है ये पहला विदलन प्रेरित करती है जाइगोट में, ठीक है। समझ में आ गई बात। दूसरी है आपकी डिजिटल सेंट्रियोली, है ना, ये आधार कणका की तरह कार्य करता है और एक्सोनियम उत्पन्न करता है ना। एक्सोनियम का मतलब होता है पूंछ वाला भाग, ठीक है, शुक्राणु का पूंछ वाला भाग, अर्थात ये शुक्राणु का पूंछ का निर्माण करने में और गति करने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। दोनों सेंट्रियोली के आपको काम पता होना चाहिए। तीसरा जो पार्ट है इसको कहते हैं अपन मिडिल पीस, है ना। एक्सोनियम के चारों तरफ सर्पिल क्रम में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया व्यवस्थित होते हैं जिन्हें अपन नेबिन कर्ण कहते हैं, नेबिन कर्ण शीथ, है ना। और इस नेबिन कर्ण का काम होता है ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। तो शुक्राणु के मध्य भाग को शुक्राणु का ऊर्जा कक्ष भी कहते हैं, ठीक है। लास्ट वाला पार्ट है टेल, ठीक है, ये शुक्राणु की गति में सहायता प्रदान करता है, ठीक। अब कुछ नोट मैंने यहां पर लिखे हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्रति स्खलन, है ना, एक स्खलन में, एक एजैकुलेशन में लगभग 300 मिलियन शुक्राणु उपस्थित होते हैं। मतलब एक बार के एजैकुलेशन में जब कोई नर जो है वो उत्तेजित होकर अपने शुक्राणु को स्थलित करता है, बाहर निकालता है, तो उसमें लगभग 300 मिलियन शुक्राणु होते हैं। इसके अलावा निषेचन के लिए 60% शुक्राणु सामान्य आकार व आकृति के होने चाहिए, एवं 60 में से 40% जो है वो कैसे होने चाहिए, गतिशील होने चाहिए, सक्रिय होने चाहिए और निषेचन के लिए आवश्यक होने चाहिए, है ना। मैथुन क्रिया के दौरान पुरुष लगभग 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित करता है। कितने करता है? लगभग 20 से 30 करोड़ शुक्राणु। अब यहां पर मैंने कुछ नोट लिखे हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, एक होता है टेरेटोजूस्पर्मिया, एक होता है एस्थेनोजूस्पर्मिया, एक होता है ओलिगोस्पर्मिया, है ना, एक होता है एजोस्पर्मिया, एक होता है पॉलीस्पर्मिया, है ना। तो जब शुक्राणु विकृत आकृति व आकार के हों, है ना, किसी नर में अगर शुक्राणु विकृत आकार या आकृति के हों तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? टेरेटोजूस्पर्मिया कहते हैं, ठीक है। और जब शुक्राणु कैसे हों? अगतिशील हों, है ना, तो इस कंडीशन को कहते हैं अपन एस्थेनोजूस्पर्मिया। और जब शुक्राणु बहुत कम हो, है ना, वीर्य में शुक्राणु लगभग 20 ml से कम हो जाएं, तो इस कंडीशन को कहते हैं अपन ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है। वीर्य में शुक्राणु अगर अनुपस्थित हों तो इस कंडीशन को कहते हैं अपन एजोस्पर्मिया, ठीक है। और अगर शुक्राणु बहुत ज्यादा हो वीर्य में तो इस कंडीशन को कहते हैं अपन पॉलीस्पर्मिया, ठीक है। पूरा समझ में आ गया? शुक्राणु की संरचना होती है, इसके 4 भाग होते हैं। हेड में क्या होता है? न्यूक्लियस और एक्रोसोम होते हैं, है ना। और एक्रोसोम में आपके 3 एंजाइम पाए जाते हैं जो कि अंडाणु की परतों को भेदते हैं। नेक रीजन में 2 सेंट्रियोली पाई जाती हैं, एक प्रॉक्सिमल होती है, एक डिजिटल सेंट्रियोली होती है। मिडिल पार्ट में आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो कि ऊर्जा प्रदान करता है। टेल आपकी गति में सहायता प्रदान करता है। यहाँ पर मैंने कुछ नोट लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक पूरा हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नर जनन तंत्र का हार्मोनल रेगुलेशन, हार्मोनल नियंत्रण, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं।